एडवोकेट रेरा एक्सपर्ट हमारे साथ है, जगदीप श्योराण एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ हैं। तो आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। अश्विनी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मंच पर आइए। संदीप जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। जगदीप जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। इस सेशन को होस्ट करेंगी ऋतु, मेरी सहयोगी ऋतु, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। इसमें भी तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। रेरा एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से बायर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्व आउट हो रहा है, और साथ ही साथ तमाम अन्य विषय हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। ओवर टू यू ऋतु। थैंक यू ममता। क्योंकि हम कॉन्क्लेव में लगातार बात कर रहे हैं रियल एस्टेट को लेकर, और जाहिर है कि रियल एस्टेट में पिछले कुछ समय से, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टॉप हो गई थी, स्टक हो गई थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हुआ है और स्पीड में आया है। लेकिन उसके बावजूद बायर्स के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। हमारे साथ में एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इसके साथ ही पिरामिड इन्फोटेक के सेल्स हेड हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपके कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, लेकिन इसके अलावा आपकी तरफ से जो कुछ हो सकता है, जाहिर बात है कि उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। जगदीप जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा। क्योंकि रेरा के आने के बाद ये चीज़ें आई कि रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाता है कि लोग परेशान रहते हैं। बायर्स कहीं ना कहीं इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वो आखिर कहाँ जाए। आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो यही है कि किस तरह के केसेस रेरा के आने के बाद आने शुरू हुए हैं आपके पास? देखिए, केसेस तो वो आते हैं रेरा में जहां जो बायर्स हैं वो जागरूक हैं। जब आप जानते हैं कि किस मरहले पे आने के बाद में आपको अपनी शिकायतें कोर्ट के समक्ष लेके जानी चाहिए और कौन सा फोरम सबसे रैपिडली जो आपकी शिकायतें हैं उनका निवारण कर सकता है, तो वो जब जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, जब शिकायतें आएंगी, तो बहुत, अगर गुड़गांव की बात करते हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक अवेयरनेस है। गुड़गांव अथॉरिटी की सराहना करनी होगी कि बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पे। सिर्फ गुड़गांव में आप ये अभी मेंबर साहब ने बताया कि ऑलमोस्ट लाइक 10,000 शिकायतें दर्ज हुई पिछले 4 साल के दरमियान, और वहीं अगर हम पंचकुला का रेफरेंस उठाते हैं तो वो फिगर मैच नहीं करेगी उससे, जबकि पंचकुला इंटायर हरियाणा देखता है और गुड़गांव अथॉरिटी सिर्फ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट को देखती है। तो अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको कोर्ट तक लेके जाती है। तो जब तक अगर कंज्यूमर अवेयर नहीं होगा कि उसकी शिकायतों का निवारण किस फोरम पे हो सकता है और जल्दी कहाँ पे हो सकता है, जब तक वो शिकायतें रेरा तक नहीं पहुँचेंगी। आपका सवाल था किस प्रकार की शिकायतें आती हैं। जो आज अभी अगर लेटेस्ट हम देखें तो शिकायतें नॉर्मली कंसंट्रेट कर रही हैं, डिले पोजेशन हो गया है या बिल्डर मकान बना के नहीं दे रहा है तो उसे रिफंड चाहिए। इस 2 किस्म की शिकायतें ज़्यादा है, जिनका अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 80 to 90% शिकायतें इन्हीं 2 कैटेगरीज में फॉल करती हैं। ठीक है संदीप जी, जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पर केसेस की बात की है, इसके अलावा क्योंकि किस तरह के फॉरम पे जाके बायर्स को अपनी कंप्लेन करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है और जाहिर है कि जिला कोर्ट भी है, इसके अलावा रेरा है, कहाँ जाना चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स? देखो जी, सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकते सीधा, ऑब्वियस बात है, एक पूरा प्रोसेस तो है। उसको सबसे पहले रेरा में ही जाना चाहिए। ऑल्टरनेट रेमेडीज है नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर या रेरा या एनसीएलटी, पर एनसीएलटी में भी जाने का कोई होता है, उसमें बिल्डर को जाके तुम अगर डिक्लेयर भी करवा दो तुम्हें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो बेस्ट इज टू गो टू द रेरा। पर रेरा में आज की डेट में जो मैं देख रहा हूँ, एनफोर्समेंट जो बिल्डर के खिलाफ है उसको थोड़ा सा सरकार ने कमजोर कर दिया है। पहले ये था, अब क्या कर दिया, उसको लैंड रेवेन्यू की तरह उसको ट्रीट करने लगे हैं। अगर कोई भी बिल्डर के खिलाफ आप प्रोसीडिंग्स करते हैं, अगर उसको बिल्डर से रिकवरी करनी है तो यू हैव टू गो टू लैंड रेवेन्यू एक्ट थ्रू, कि उसकी अटैचमेंट करवाओ, एसडीएम के यहाँ पे डालो। इट इज अ कबरसम प्रोसेस फॉर द अलॉटी। उस प्रोसेस को रोकना चाहिए। इफ द रेरा इज हैव टू एक्ट प्रोएक्टिवली, then the allottees should have the assurance that their money is saved, but not to delay the money. जो अगर ये लैंड रेवेन्यू के अंदर उन्होंने अटैचमेंट का प्रोसेस कर दिया, इट इज मोर कबरसम फॉर अ बायर, फॉर अ अलॉटी, उसके लिए और दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो रेरा इज अ गुड फॉर्म टू रेज योर डिस्प्यूट, बट द रिजल्ट्स आर नॉट सो गुड। सी हाउ मेनी अलॉटीज हैव गॉट द रिजल्ट्स, आई डोंट नो। देयर आर थिंग्स वेयर द पार्टीज डू कॉम्प्रोमाइज, दे से ओके 10% की जगह मेरे को 6% दे दो, एटलीस्ट आई गेट मनी।
So that confidence has to be there. That confidence is still not there in RERA. In the civil courts or other courts, we see that the person have a confidence that the court will pass an order. But that confidence I'm seeing that is lacking in RERA. That also today also the persons are lacking that confidence. ठीक है, अश्विनी जी, पिरामिड इंफ्राटेक मार्केट में बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। पिरामिड इंफ्राटेक को एक बायर कैसे देखे, क्यों पसंद करे, क्यों आए पिरामिड इंफ्राटेक के पास? मैम, हम लोगों ने 2013 में स्टार्ट किया था डेवलपमेंट बिजनेस पिरामिड इंफ्राटेक में, और जब से अब तक हम 12,000 घर बेच चुके हैं गुड़गांव के अंदर। जो मेन बायर्स को अट्रैक्ट करता है क्वालिटी हमारे कंस्ट्रक्शन के बारे में, वो एक टाइमली डिलीवरी है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है और लोकेशन। हमारी सारी लोकेशन बहुत प्राइम लोकेटेड हैं। हमने हमेशा एक बैरोमीटर सेट करके रखा कि जहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट हो रही है हम उसके नज़दीक ही रहें अपनी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट को लेके। सो हमने सारे प्रोजेक्ट अपने अच्छे कमर्शियल डेवलपमेंट के नज़दीक रखे। जहाँ पे DLF के IT पार्क बने हुए थे उसके पास है हमारी डेवलपमेंट। जहाँ पे DLF के अलग और प्रोजेक्ट्स थे उन्हीं के साथ हमारे भी अफोर्डेबल अपार्टमेंट बने। एक सेक्टर 59 में है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे हमने 25 लाख रुपए का घर बेचा, और वहीं पे अबटिंग वहाँ पे टाटा का प्रोजेक्ट है, एलिवेट का है, और भी डेवलपर्स हैं, सबके अपार्टमेंट 3-3, 4-4 करोड़ के हैं उस लोकेशन पे, और हम 25 लाख में 2 बेडरूम दे रहे हैं वहाँ पे। सो वहाँ पे क्लाइंट भी अप्रिशिएशन कमा रहा है। दूसरा, टाइमली डिलीवरी हो रही है। 12,000 में से हमने 4,500 घर एग्जैक्ट 4 साल में डिलीवर कर दिए। दूसरा, आज आप देखेंगे नए डेवलपर्स आते हैं मार्केट में, या फिर कोई भी बड़ा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, सब लोग कहते हैं हम अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, अफोर्डेबल माई वन टेक्नोलॉजी से घर बना रहे हैं। तो माई वन टेक्नोलॉजी हम अफोर्डेबल में भी यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए 4 करोड़ का घर भी उसी टेक्नोलॉजी से बन रहा है जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं। पूरा RCC कंस्ट्रक्शन होता है, कहीं पे भी रेड ब्रिक यूज़ नहीं होता, उसकी वजह से कोई सीपेज नहीं आता है, कंड्यूलेंस नहीं होता, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बेटर होती है, स्ट्रेंथ होती है बिल्डिंग के अंदर। सो दैट्स वाई लुकिंग ऑल दीज क्वालिटीज़ आज तक बायर्स ने हमारे अपार्टमेंट खरीदे हैं। कोविड में मेरे को याद है 2020 के अंदर फर्स्ट वेव के बाद हमारे 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। एक प्रोजेक्ट था मिड टाउन, वहाँ पे 800 अपार्टमेंट थे, और उसके एप्लीकेशन लेने के लिए आई थिंक हमारे 2nd फ्लोर पे ऑफिस था और ग्राउंड फ्लोर तक लाइन लगी हुई थी, बिल्डिंग के बाहर गोल्फ कोर्स रोड तक लाइन लगी हुई थी। सो इतनी डिमांड थी, सिर्फ इस वजह से कि बिकॉज पुराने हमारे क्लाइंट्स ने पैसे कमाए, किसी ने आज तक लूज़ नहीं करा। जैसे अभी यहाँ पे ग्रीवियंस कस्टमर थे जो कह रहे थे कि हमारे डिलीवरी नहीं हुई टाइम पे, तो हम कहाँ पे जाएं। आज तक ऐसा कोई क्लाइंट ही नहीं आया हमारे ऑफिस में वो कहे जो हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ है या डिले चल रहा है। 12,000 में से एक क्लाइंट भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि कंस्ट्रक्शन आपकी डिले चल रही है। सो यही एक रीज़न है कि लोगों ने ट्रस्ट किया हमारे ब्रांड के ऊपर, और इतनी जल्दी हमने इतने बड़े स्केल पे काम कर पाए हैं गुड़गांव में। जाहिर है कि बहुत जल्दी आपने काफ़ी कुछ एक्सपेंड कर लिया है, खासकर गुरुग्राम की बात करें, लेकिन किस तरह की आपके सामने चैलेंजेस आते हैं जब आप बायर्स के पास जाते हैं? क्योंकि बायर जब भी कोई फ्लैट खरीदने जाता है उसके लिए तो वो घर है, और शायद वो उसके सपनों का घर है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद एक ही बार घर खरीदते हैं और यही सोच के खरीदते हैं कि यहाँ पर उनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। उनकी तरफ से किस तरह के सवाल आपके पास में आते हैं? क्या चैलेंजेस आप देखते हैं जिनको लेकर आप चाहते हैं कि लोगों के पास ये जानकारी जानी चाहिए? मैम देखिए, सबसे पहले अगर हम बायर को पर्सपेक्टिव रख के हम अपनी लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग जब भी कोई लैंड खरीदते हैं गुड़गांव में या फिर किसी भी सिटी में, हम खुद वहाँ पे विज़िट करते हैं, वहाँ पे सर्वे करते हैं, जाके देखते हैं कि हम यहाँ रह सकते हैं या नहीं। अगर हमें 1% भी ऐसा लगता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते तो हम उस लोकेशन पे लैंड ही नहीं लेते। अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमारी सारी डेवलपमेंट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या न्यू गुड़गांव के प्राइम सेक्टर्स के अंदर ही है। जब तक हमें और सिटीज़ लाइक सोना, रेवाड़ी, यहाँ पे कन्विक्शन ही नहीं आई कि हम लोग अभी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, हमने वहाँ पे लैंड ही परचेज़ नहीं किया। सो हमने सारा फोकस रखा कि जहाँ पे सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो वहाँ पे हम अफोर्डेबल हाउसिंग बना के दें। उसके बाद आजकल जो डिमांड में होता है कि भाई आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक घर में जा रहे हैं, वो घर प्रैक्टिकल है यूज़ के लिए या नहीं है। उसके लिए हम लोग हमारे जो लेआउट्स बनते हैं उसके डमी बनाते हैं, उसमें एनालिसिस करते हैं कि भाई यहाँ पे नेचुरल लाइट आ रहा है, नहीं आ रहा। क्लाइंट की आज रिक्वायरमेंट है कि एक बेडरूम के अंदर एक छोटा सा स्टडी टेबल भी लगा हो, वर्क फ्रॉम होम करना है या बच्चे को पढ़ना है, वो सब चीज़ें। बैल्कनी के अंदर बैल्कनी इतनी बड़ी हो कि उसके अंदर हम एक टेबल चेयर भी रख पाएँ,
या फिर अपनी वॉशिंग मशीन तक फिट कर पाएँ। अफोर्डेबल हाउसिंग में ये भी बड़ा चैलेंज आता है कि बैल्कनीज ही नहीं होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के साथ खुद जो हम एक्सपीरियंस करते हैं घर पे, वो सब कुछ रख के हमने घर डिज़ाइन करे हैं। लोगों का हम फीडबैक लेते रहते हैं डे टू डे बेसिस पे। जो भी हमारे पास फीडबैक आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हमारी इन हाउस आर्किटेक्ट टीम है, इन हाउस कंसल्टिंग टीम है, तो सारी चीज़ें हम इन हाउस करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारी इन हाउस है, हमारे पास 250 लोगों की कंस्ट्रक्शन टीम है। इसी वजह से हम कभी कंस्ट्रक्शन डिले नहीं करते। जब भी हमें पेसअप करना होता है हम करते रहते हैं। कोविड में हमें 6 महीने का रिबेट भी मिला उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, डिले करने के लिए, बट हमने सारी साइटों पे कंस्ट्रक्शन जारी रखी, अपनी साइट पे सारी लेबर को होस्ट किया। तो ये सारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। हम लोग वहाँ पे रात को 1 बजे भी जाके देख रहे होते हैं कि यहाँ पे पोरिंग हो रही है कंक्रीट। जो हमारे एक डायरेक्टर हैं मिस्टर ब्रह्मदत्त, वो रात को 2-2 बजे 3-3 बजे साइट पे खड़े होते हैं देखने के लिए कि पोरिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे और जगहों पे लोग कॉन्ट्रैक्टर को आउटसोर्स कर देते हैं और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर देख रहा होता है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे हम डायरेक्टली अपना सुपरविजन कर रहे हैं। सो ये सब हम क्लाइंट के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि भी हम उनको क्वालिटी घर दें, एक्सपीरियंस अच्छा हो, बाद में वो कंप्लेन ना करे, तो हम खुद इन्वॉल्व हैं उस प्रोसेस के अंदर। सो दैट्स वाई वी ट्राई टू मेक कि सारा घर जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस हो उसके लिए, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, हार्ड एंड मनी है, स्वेट एंड मनी है, वो वेस्ट ना हो हमारे साथ इन्वेस्ट करके। ठीक है जगदीप जी, क्योंकि बायर्स जब भी कोई घर खरीदने जाता है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि सारी क्वेरीज के उसको जवाब मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि देखा जाता है कि बिल्डर्स की तरफ से बहुत सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं। बिल्डर्स की तरफ से अगर स्कैम्स की हम बात करें तो किस तरह के स्कैम्स रेरा के आने के बाद भी देखे जाते हैं? देखिए, रेरा के आने के बाद में स्कैम्स की पॉसिबिलिटीज नील हो जाती हैं। अगर अब बात हमेशा अवेयरनेस की है, धोखा उसके साथ हो सकता है जो उसको पोजेस, उस ज्ञान को पोजेस नहीं करता, जो उस इंफॉर्मेशन को पोजेस नहीं करता। रेरा आने के बाद में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अब प्रॉपर्टी डीलर्स को भी यहाँ रजिस्ट्रेशन किया जाता है और प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर भी लायबिलिटीज इंपोज होती हैं अगर वो कोई ऐसी एमिनिटी प्रॉमिस कर दे जो बिल्डर प्रॉमिस नहीं कर रहा है। क्या होता है कि ये सेक्टर में जो मिडिल मैन, जो ब्रोकर है बेसिकली, उसका पूरा इंटरेस्ट होता था पहले कोई भी बिल्डर की चीज़ है उसे बेच दिया जाए। उसके साथ अगर बिल्डर ने 2 एमिनिटी बताई हैं तो वो 4 एमिनिटी बता के बेच देगा। लेकिन अब ये रेगुलेशन आ गया, प्रॉपर्टी डीलर भी ये जानता है अगर उसने कुछ गड़बड़ की, उसने कोई ऐसा प्रॉमिस किया जो फुलफिल हो नहीं सकता, तो उस पर भी लायबिलिटी आएगी। अब बात आती है बिल्डर्स की। जो स्कैम्स नॉर्मली, जिसे इसको इतना स्कैम के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक प्रूडेंस में रिक्वायर्ड होती है एक कंज्यूमर की। जब कोई सबवेंशन प्लान आता है बिल्डर का या कोई अश्योर्ड प्लान आता है, आपको एक लालच दिया जाता है कि 24% रिटर्न मिलेगा जी इस पे। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कमर्शियल है, आपको यहाँ पे हम रिटर्न देंगे 24% का, आप आइए इन्वेस्ट करिए। आपको वहाँ माइंड अप्लाई करना है, वो 24% इंटरेस्ट मुझे किस बात का दे रहे हैं। एक कंस्ट्रक्शन लिंक प्रोजेक्ट हो सकता है जहां जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेंगे मुझसे पैसा ले लेंगे, या फिर वो एक ट्रैप है जहां आपको 80% पैसा आपसे ले लिया जाएगा। देन देयर इज एन कंपोनेंट कैश और चेक का कंपोनेंट रहेगा जहां वो आपको एडजस्ट कर देंगे एडवांस पेमेंट्स। तो ऐसे सारे ट्रैप से बचना चाहिए। और जो भी एमिनिटी आपको स्पेशल कोई एमिनिटी ऐसी प्रॉमिस की जाए तो क्रॉस चेक करना चाहिए क्या वो चीजें हैं। आज के दिन में कुछ ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जहां मास्टर प्लान को लेके बिल्डर कुछ प्रपोज कर देते हैं कि ये रोड बिल्कुल हमारे गेट के सामने से जाएगी। तो ऐसी चीजों को या तो आप क्रॉस चेक करें या वैसी एमिनिटीज, प्रॉमिस की हुई एमिनिटीज से आप भ्रमित ना हो कि हाँ ये रोड बिल्कुल इसके सामने से जाए, या तो आप क्रॉस चेक करें डीटीसीपी डिपार्टमेंट में, उस प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाके कि क्या ये रोड असल में एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान बायर जब होता है जब वो रोड वहां पे नहीं है और उसको एक्सेस ही नहीं मिल रहा है घर पे जाने, और वो रेरा उसको टैकल नहीं कर सकती कि रोड की जिम्मेदारी बिल्डर की नहीं थी, बिल्डर की जिम्मेदारी थी घर बनाना, और सर्कमफ्रेंस के अंदर में अपनी चीज वो ओसी लेके बैठते हैं, सामने रोड नहीं है, बाहर जाए तो जाएगा। ठीक है संदीप जी, क्योंकि अभी जब हमारी बात हो रही थी अश्विनी जी से, तो यहाँ पर अभी इन्होंने कहा कि आप जब कोई फ्लैट डिलीवर करते हो तो उसको लेकर अक्सर देखा जाता है बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके ऊपर कई तरह के केसेस लगते रहे हैं, आरोप लगते रहे हैं, और वो बाकायदा केसेस कोर्ट में चले भी हैं दशकों, और कोई एक बिल्डर नहीं कई बिल्डर्स हैं ऐसे। तो ये जो पोजीशन की बात होती है, इसमें रेरा का कितना इंक्लूड होता है, रेरा, या कितना ज़्यादा प्रेशर होता है बिल्डर के ऊपर रेरा की तरफ से?
रेरा की देखो, अगर एक्ट को पूरी तरह चला जाए तो बिल्डर के ऊपर पूरा प्रेशर होता है रेरा के ऊपर, बिकॉज एज पर रेरा एक्ट तो अब तो बिल्डर अपना जो प्लान उसने अप्रूव करवाया उसको ऑल्टर भी नहीं कर सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ द रेरा। उनको अगर जो पहले तो ये था कि बिल्डर ने एरिया बढ़ा दिया, स्पेसिफिकेशंस बढ़ा दी, कॉमन एरिया बढ़ा दिया, स्टेयरकेस बढ़ा दिए, इस वक्त तो रेरा अथॉरिटी इज सो स्ट्रॉन्ग, अगर उस पे तो बिल्डर इवन कैन नॉट डू अ सिंगल थिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ द रेरा। एस्क्रो अकाउंट हो गया जहां पे builder has to give all the details of the money which is being received from the allottees and buyers. तो उस तरह तो रेरा is quite proactive act. I am not saying it's not a proactive act, but the true spirits have still not been implemented. वो true spirits में जब तक implement नहीं होगा तब तक the effect of the RERA will not be seen. The buyers का वो confidence, allottees का वो confidence धीरे धीरे आएगा. It's a 5 years old act only, पहले भी किसी ने कहा था. तो it will take time. But if the full implementation of the RERA is done with true spirits, then the builder is always under a trap in the RERA. The builder cannot escape his liability from any aspect in that scenario. ठीक है अश्विनी जी, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं और एक बात सामने जो निकल कर आई है वो है अवेयरनेस की। अब क्योंकि आप ऑलरेडी फील्ड में हैं, जब आपके पास बायर्स आते हैं तो वो कितना अवेयर हुए रेरा को लेकर? क्योंकि जैसे कि सर ने अभी कहा कि ओनली 5-6 साल बहुत कम वक्त होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है या उनको पता ही नहीं है कि हमें वहाँ जाना है। वो मार्केट में जब जाते हैं, ढूंढते हैं, तब उनको थोड़ा पता चलता है, लेकिन फिर भी जब आपको नई नई जानकारी मिली है तो आप कितना इंटू हो सकते हैं? आप कैसे लोगों को फेस करते हैं? मैम, काफ़ी लोग जो हमारे को अप्रोच करते हैं आजकल, वो तो अवेयर हैं कि रेरा के बारे में कि प्रोजेक्ट रजिस्टर होना चाहिए रेरा पे। सबसे पहली बात तो ये सब लोगों को पता है आज, ऑलमोस्ट 90% 95% लोग अवेयर हैं कि रेरा रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, होम लोन लेने की जो परसेंटेज है जो पिछले डेकेड में थी, इस डेकेड में ज़्यादा है। पहले से हम जब देखते हैं अब लोग होम लोन ज़्यादा अवेल करते हैं, बिकॉज लोग पहले कॉर्पोरेट्स में काम नहीं करते थे या ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं थे। आज ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं तो वो होम लोन अवेल करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज़ फैसिलिटी अवेलेबल। जब वो होम लोन लेते हैं तो होम लोन देने वाले बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सारे पेपर चेक करने का, और बैंक सबसे पहले आपसे यही पूछता है कि रेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। फिर भी कुछ क्वेरीज ऐसे आती हैं, अभी कुछ लास्ट ईयर मेरे पास एक ग्रुप ऑफ क्लाइंट बैठे हुए थे, तो वो मेरे से बोलते हैं कि ये इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये आप जो बोल रहे हैं 4 साल में प्रोजेक्ट आप बना के दे देंगे, पहले आपने बनाए होंगे 4 साल में, बट आप इस प्रोजेक्ट को 4 साल में नहीं बना पाए तो क्या होगा। सो आई गाइडेड देम कि भी आप रेरा रजिस्ट्रेशन देखिए, हमने रेरा में अपना टाइमलाइन भी दिया है। इनफैक्ट रेरा के अंदर इतनी डिटेल में प्रोजेक्ट डिटेल्स जाती हैं कि आपको ये भी बताना होता है कि सड़क कब बनेगी, गेट कब बनेगा, एक इलेक्ट्रिक पोल कब खड़ा होगा, फिनिशिंग कब होगी, टाइल कब लगेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, कब इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर पूरा होगा, सब स्ट्रक्चर कब पूरा होगा, घास कब लगेगी, पेड़ कब लगेगा, सारा डिटेल्ड एक प्लान 4 साल का जाता है या 5 साल या 7 साल जो भी आपने अप्लाई किया है रेरा के अंदर। सो ये सब डिटेल अवेलेबल होती हैं और क्लाइंट को भी आजकल अवेयरनेस है, वो खुद जाके रेरा की साइट से ये चीज़ें डाउनलोड भी करते हैं। आई हैव सीन पीपल कि हमारा रेरा सर्टिफिकेट आ गया है और हमारे पूरी टीम को नहीं पता है बट क्लाइंट को पता है। क्लाइंट दे स्टार्ट कॉलिंग अस कि आपका तो रेरा सर्टिफिकेट आ गया है, आप कब बुकिंग ओपन कर रहे हैं। सो ऐसा भी इंसिडेंस हमने देखा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रेरा की फैसिलिटी। सो आई थिंक अवेयरनेस है और धीरे धीरे फैलने लग जाएगी। प्लस आप जितना बैंकिंग को फॉलो करेंगे, बैंक इज़ अ वेरी गुड सोर्स टू वेरीफाई द पेपर्स, बिकॉज इंडिविजुअल तो जाके लैंड की रजिस्ट्री, लाइसेंस ये सब चेक नहीं कर सकता। और आज रेरा में हम सबमिट करते हैं तो रेरा सारा वेट करता है, सब कुछ वेरीफाई भी करता है। सेम केस बैंक भी वेरीफाई करता है। तो आजकल बैंक के पास सब लोग जाते हैं, वही उनको गाइड करते हैं कि आप देखिए रेरा रजिस्ट्रेशन है या रेरा सर्टिफिकेट है या नहीं है, या रेरा अकाउंट में ही आपको पैसे देने हैं। ये सब बैंक भी गाइड करता है आज के टाइम पे क्लाइंट को। सो आई थिंक अवेयरनेस बढ़ रही है रेरा के बारे में एंड काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है पिछले 5 साल में। ठीक है जगदीप जी, अब क्योंकि क्लाइंट्स जब भी ये सोचते हैं कि उनको अब घर खरीदना है तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं, जहन में होते हैं, भटकता रहता है कहाँ जाना कहाँ जाना। चलिए अब रेरा आ गया तो काफ़ी हद तक उसकी ये टेंशन खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी स्कैम्स फिर भी होते हैं। अब ये डिलीवर करने की बात थी प्रोजेक्ट को, और उसके बाद अगर वो टाइम पर डिलीवर नहीं होता, क्योंकि इसी तरह का एक केस था जो कि देखा गया था नोएडा में ट्विन टावर को लेकर, काफ़ी लंबा वो केस चला, लेकिन उसमें बहुत सारे कह सकते हैं कि उसमें कई लोग ऐसे थे जिनकी मिली भगत थी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अथॉरिटी
का कितना इन्वॉल्वमेंट होता भी है या नहीं होता, कितना रेगुलेट करती है? देखिए, अथॉरिटी के पास में आपके जैसे अभी सर ने बताया, हमें बिल्डर्स को अपना पूरा डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन प्लान देना होता है। अथॉरिटी परेशान करती है या नहीं? किसे? अथॉरिटी किसे? अथॉरिटी की तरफ से कोई बायर परेशान होता है या नहीं होता? अथॉरिटी तो सिर्फ और सिर्फ बनी है बायर को एक अच्छा बेनिफिट अश्योर कराने के लिए, इस सेक्टर को रेगुलेट कराने के लिए। अथॉरिटी, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस अथॉरिटी से बताऊं तो मुझे ये एक्सपीरियंस है कि विद इन 60 डेज, विद इन 70 डेज ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट मैंने जजमेंट लिया है। तो अथॉरिटी तो प्रोएक्टिव है, और इसमें देखिए प्रोएक्टिव और अथॉरिटी के जजमेंट, आप अगर कोई जजमेंट डिले है तो उसका इल्ज़ाम अथॉरिटी पर नहीं है, उसका इल्ज़ाम उतना ही बिल्डर पर है और उसका इल्ज़ाम उतना ही कंप्लेनेंट के काउंसिल के ऊपर है। अगर आप किसी डेट को नहीं पहुंचते हैं या बिल्डर अपना रिप्लाई सबमिट नहीं करता है तो अथॉरिटी बाउंड है कि वो एक्स पार्टी डिसीजन ना दे। वो देखते हैं कि एक्स पार्टी डिसीजन ना दिया जाए, जो कि वो दोबारा से कंप्लेनेंट घूम के अथॉरिटी पे आएगा, क्योंकि हायर जो ट्रिब्यूनल है वो वापस उसको रिमांड बैक कर देंगे केस को। तो अथॉरिटी से कहीं डिले नहीं है, एक भी केस अथॉरिटी से डिले नहीं होता है। इट्स ओनली जो भी डिले है तो वहाँ बिल्डर या काउंसिल, जो कंप्लेनेंट के काउंसिल हैं, अगर उन्होंने पूरे पेपर्स नहीं दिए हैं या आगे से रिप्लाई नहीं आया है बिल्डर का, तो ही डिले है। अदरवाइज अथॉरिटी तो प्रोएक्टिवली विद इन 60 डेज अपना डिसीजन दे देती हैं अगर रिप्लाई आ गया है तो आपकी कंप्लेंट पे। ठीक है संदीप जी, अभी क्योंकि मैंने ट्विन टावर का एग्जांपल यहाँ पर दिया, अब ऐसे में क्या हुआ, बिल्डर के साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन वो जो लोग वहाँ रहने वाले थे जिन्होंने वहाँ पैसा लगाया था वो लोग परेशान हो गए, क्योंकि उनकी तो जिंदगी भर की कमाई है, पूंजी है, कितनी मेहनत से लोग अपने घर के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। ऐसे में नुकसान तो बायर्स का ही होता है, फिर क्या करना चाहिए, उस पर कितना होल्ड है अब रेरा का? देखो, बायर्स का नुकसान तो है, तो रेरा उनको रिफंड का ऑर्डर कर सकती है विद इंटरेस्ट, पर वो जो ओरिजिनल प्राइस है और जो रिफंड होता है, इट मेक ऑलवेज अ डिफरेंस। देयर विल नॉट बी अ सेम पैटर्न, वो जो उसने लगाया हुआ है उसको उतना ही पैसा वापस मिलेगा, बट ही हैज नो अदर चॉइस। द रेरा अथॉरिटी कैन ओनली गो बाय द बुक्स वट एवर द अमाउंट इज रिटन इन द बुक्स। अभी आपका चिंटल्स वाला हुआ है, उसमें जो बिल्डिंग गिरी है, व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट जितने की रजिस्ट्री थी उतने पैसे उनको विद डैमेजेस उनको वापस कर दो, बट दैट विल नॉट कंपनसेट द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड हिज लॉट ऑफ मनी, हु हैज इन्वेस्टेड हिज हार्ड अर्न मनी। So that has to be seen, there has to be some provisions that in case something like this happen, then the person who is being suffered may be paid the double the amount or may be paid the damages which is entitled for. It cannot simply you say that whatever you paid, you get back that money. It will not make the person say, because the rate of escalation from that time for last 5 years has almost half time or 10 times more than what he had invested. So there has to be some regulations, and amendments can always be there in RERA. There have been amendment in 2020, 2021. So if the proposal goes from the side of the allottees, from the side of the buyers, if the politicians are proactive for them, there can be amendment and this clause can be incorporated in the RERA also to safeguard the interest of the buyer and the allottee. Sure. अश्विनी जी, मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर मैं यहाँ पर बात करूंगी, क्योंकि अक्सर पोजीशन मिलने के बाद भी मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लोग अक्सर सड़कों पर आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ें आती हैं कि कहा ये गया था, ये प्रॉमिस किया गया था, लेकिन जब से हम आए हैं 2-3 साल 5 साल के अंदर अंदर तीसरी चौथी बार मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ रहे हैं। और इसके बावजूद रेरा में जिस तरीके से बताया गया है, जो रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से कि 5 साल तक आप मेंटेनेंस चार्जेस दोगे ही नहीं उसके बाद, लेकिन इसके लिए अलग अलग चीज़ों में डिवाइडेड है बहुत सारी चीज़ें मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर, कि आपको सिर्फ ये वाले मेंटेनेंस चार्जेस देने हैं, दूसरे वाले नहीं देने हैं, जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था एक। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्या कॉन्सेप्ट है ये? लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है, इवन मुझे भी है। मैम, मेंटेनेंस जो कैप्ड है 5 साल के लिए, वो सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग में है, जहाँ पे आपको 5 साल के लिए मेंटेनेंस देनी है क्लाइंट को सोसाइटी की। नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग में वो कैपिंग नहीं है, वो पहले दिन से आप लोग चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट को। सिर्फ अफोर्डेबल में है कि जो मेंटेनेंस है 5 साल तक बिल्डर को करनी है, उसके बाद वो सोसाइटी को हैंडओवर हो जाएगा आरडब्ल्यूए को, और आरडब्ल्यूए मेंटेन करेगी, बिल्डर वहाँ से मतलब दे विल लीव। तो यानी कि ये सर्विस आपकी तरफ से दी जाती है? हाँ, हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग में है, तो हमारे पास हमें एप्लीकेबल है हमारे केस पे। सो उसके अंदर होता क्या है कि 2 चीज़ें हैं मैम, एक तो मेंटेनेंस है और एक सर्विसेज हैं।
मेंटेनेंस होता है कि आपने जो प्लांट एंड मशीनरी वहाँ पे लगाई है उसकी मेंटेनेंस, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट है उसकी इंश्योरेंस, उसके बाद आपका जो वहाँ पे जो भी सर्विसेज हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो स्टाफ है वो आपको प्रोवाइड करना है। एक तो मेंटेनेंस ये होती है, एक होती है सर्विसेज। सर्विसेज में मैम ये होता है कि आज हाई राइज अपार्टमेंट आप बना रहे हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स के अंदर आपको एक हाउसकीपिंग का आदमी चाहिए जो हर घर से जाके कूड़ा ले और वापस जाके कॉमन गार्बेज कलेक्शन पॉइंट पे डंप करके आए। तो वो सर्विसेज अवेल करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है, गेटेड कम्युनिटी है, गेटेड कम्युनिटी में आपके मेन गेट के ऊपर गार्ड्स होते हैं, अंदर राउंड मारने के लिए गार्ड्स होते हैं। बट फिर हमारे पास रिक्वेस्ट आती है वहाँ पे कि आपको हर टावर के नीचे एक गार्ड देना है। सो एक एक्स्ट्रा सर्विस है, बिकॉज आजकल मेंटेनेंस की कॉस्ट कम है, बट जो सर्विसेज हैं, जो सैलरीज हैं, जो हाउसकीपिंग एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरीज हैं, जो एसटीपी में काम करने वालों की, यूजीटी में काम करने वालों की सैलरीज हैं, वो सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं। हम सैलरी कवर करते हैं जो एसटीपी, यूजीटी, प्राइमरी जो सर्विसेज हैं उनको कवर करते हैं हम। उसके बाद हमने करा कि आप एक टावर के नीचे बड़ा डंपिंग डस्टबिन रख देते हैं, वहाँ पे आके लोग अपना कचरा डाल जाएंगे तो वहाँ से कलेक्ट हो जाएगा, तो इट विल बी सफिशिएंट। बट रिक्वेस्ट आई कि आपको हर एक अपार्टमेंट से ही करना है, तो हम हर एक अपार्टमेंट से कर रहे हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा सर्विसेज है उसके जो चार्जेस हैं वो लिए जाते हैं, वो भी इतने ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बताऊँ, हमारे अफोर्डेबल अपार्टमेंट में 500 साढ़े 500 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का अपार्टमेंट है, उसके ऊपर 3 रुपये की मेंटेनेंस है, वो आपकी 1500-1600 रुपये महीने की बनती है। अगर आज आप देखें किसी भी घर में अगर कोई मेड काम करने आती हैं, आप अपने घर बुलाते हैं, 1500-2000 रुपये तो एक अपार्टमेंट के लिए, एक टाइम के क्लीनिंग के लिए, एक 15-20 मिनट की क्लीनिंग के लिए चार्ज करते हैं। तो ये पूरी सोसाइटी की मेंटेनेंस सर्विसेज चार्जेस जो है, सर्विसेज मेंटेनेंस के अलावा वो सिर्फ 1500 रुपये होते हैं, जिसके अंदर आपके ये सब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड, एक्स्ट्रा हाउसकीपिंग के एम्प्लॉयज़ और जो एक्स्ट्रा सर्विसेज जो लोग डिमांड करते हैं वहाँ पे कि भी आपको कॉमन एरियाज़ में ये चीज़ें प्रोवाइड करिए, आंगनवाड़ी में ये चीज़ें प्रोवाइड करिए, हमें ग्रीनरी में और एनहेंसमेंट चाहिए, यहाँ पे आप बास्केटबॉल कोर्ट के लिए अलावा और कुछ फैसिलिटी बनाइए, या यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा आपने कम लगाए हैं और ज़्यादा लगाइए। ये सब चीज़ों के लिए जो रिक्वेस्ट आती हैं वो उस सर्विस चार्जेस से रिकवर हो पाती है। और उसमें भी ऑप्शन होता है कि अगर बायर्स को लग रहा है कि बिल्डर ज़्यादा चार्ज कर रहा है, ये 1500 रुपये या 1600 रुपये, 1800 जो केसेस बेसिस पे है अफोर्डेबल में, तो उसमें ऑप्शन है कि RWA बिल्डर से ये हैंड ओवर ले ले और बिल्डर अपने जो मेंटेनेंस का शेयर है, जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो उनको पे करता रहेगा, और उसके अलावा जो सर्विसेज है एक्स्ट्रा वो खुद अपने आप मैनेज कर लें। ये भी ऑप्शन अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द रूल। दे कैन रजिस्टर देयर RWA एंड दे कैन टेक द हैंड ओवर ऑफ द मेंटेनेंस विद देमसेल्फ। मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर कोई रूल्स हैं जिस तरीके से कि आपको इतने ही टाइम में आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो? मैम इसमें मेंटेनेंस चार्जेस जो नॉर्मल होता है मैं आपको बताता हूँ, मतलब ग्लोबली भी और इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लिविंग अफोर्डेबल असाइड, मेंटेनेंस एग्रीमेंट होता है आपका एक। मेंटेनेंस एग्रीमेंट के अंदर क्लियरली लिखा होता है कॉस्ट प्लस 10%, कॉस्ट प्लस 15%। तो जब बायर वो साइन कर रहे होते हैं उसके ऊपर ध्यान दें, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा होता है यूजुअली जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं या फिर यहाँ पे इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें लिखा होता है 10% या 20-15% मार्जिन पे मेंटेनेंस एजेंसी को काम करना है, कॉस्ट प्लस 15%। उसमें वो अपने वेंडर्स को पेमेंट करते हैं और जो भी 15% जो प्रॉफिट होता है उससे वो अपनी सैलरीज मेंटेन करते हैं। उससे ज़्यादा साल में उनको ऑडिटेड रिपोर्ट देनी होती है। ऑडिटेड रिपोर्ट को जो RWA है या फिर ग्रुप ऑफ ओनर्स, फ्लैट बायर्स, वो ऑडिटेड रिपोर्ट को अपने CA से वेरीफाई करा के उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर आपकी ये ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इस खर्चे को आप कम करिए, तो अगले साल वो फिर कम हो जाता है। तो वो कभी भी फिक्स नहीं होती है, वो फ्लोटिंग होती है। आप अगर एनुअल की जगह आप कहें कि 3 महीने में ऑडिट करना है तो वो 3 महीने में ऑडिट हो जाता है। आपके ऊपर है कि आप कितने अवेयर हैं, बिकॉज एवरीथिंग एज पर कॉन्ट्रैक्ट। सो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको देख के पहले फाइनल करना है और उसके बाद जो उनकी फ़ीस है वो आपको नेगोशिएट करनी है कि वो 10% रखनी है या 15% रखनी है। वो 10-15% रख के फिर आप उसको ऑडिट करिए हर क्वार्टर में, हर साल, हाफ ईयरली, कि आप इस सर्विसेज को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, या इस ऐसे कॉस्ट कम कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो मेंटेनेंस एजेंसी तो सर्विस प्रोवाइडर है, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो जो आप कहेंगे वैसे ही वो काम करेगा। पिरामिड इंफ्राटेक की USP क्या है? मैम क्वालिटी,
टाइमली डिलीवरी एंड एक्सीलेंस जो भी हम देते हैं उसमें फ्लोलेस कंस्ट्रक्शन देते हैं। हमने अभी एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे 1500 अपार्टमेंट थे, सिर्फ 2 हफ्ते में पोजेशन दे दिया, बिकॉज सब प्रॉपरली क्लीन्ड, प्रॉपरली पेंटेड, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड थे। कोई भी क्लाइंट की क्वेरी नहीं आई कि यहाँ सीपेज है, यहाँ ये टूटा है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। सीधे हर दिन 100 अपार्टमेंट हम डिलीवर करते गए और वो सब डिलीवर हो गया। तो हम फ्लोलेस, टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी पे फोकस रखते हैं, यही हमारी पहचान है। और शायद इसी वजह से इतने कम टाइम में आपने अपने बिल्डिंग्स की राइजिंग के साथ साथ अपने आप को भी राइज किया है। हाँ जी, लोकेशन ऑल्सो, हम कोई भी ऐसी लोकेशन चूज़ नहीं करते जहाँ पे हमें लगे कि यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे रास्ता है, रेवेन्यू रास्ता है, फ्यूचर रोड आएगा। हम उस लोकेशन पे लैंड ही नहीं लेते, या फिर हम उस लैंड का वेट करते हैं जब वहाँ रोड बन जाए, जब ही हम उसको लॉन्च करें। बिकॉज हम नहीं चाहते कि क्लाइंट जाके बाद में परेशान हो कि यहाँ पे रोड नहीं है, मैं यहाँ पे जाऊँ कैसे, यहाँ पे सर्विसेज नहीं है। हम तो इतना करते हैं, हमने EDC IDC पेड कर रखे हैं, जहाँ पे सीवर नहीं है, जहाँ पे आपके नॉर्मल वाटर सप्लाई नहीं है, सीवर सर्विसेज नहीं है। STP हम ऑपरेट करते हैं, खुद वाटर डंप करते हैं STP में जाके। का जो मेंटेनेंस है उसको थोड़ा क्लैरिफाई कराना ज़रूरी है यहाँ पे। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आई 2013 में, और वहाँ पे 2013 की जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी थी उसमें बिल्डर को पर्टिकुलर सेक्शंस में बाउंड किया गया है 5 साल की मेंटेनेंस फ्री में देने के लिए। और मेंटेनेंस वर्ड्स, और वो अगर उनको उस फ्रेजेस को देखा जाए, और उसके बदले में देयर इज एन कंसिडरेशन वैल्यू एज वेल। एक जो कमर्शियल कंपोनेंट बिल्डर को प्रॉमिस किया गया, 4% का एक कमर्शियल कंपोनेंट है जिसे वो डेवलप करके सेल आउट कर सकता है, और वहाँ से एक कंसिडरेशन वैल्यू उसको आएगी जो कि वो आप बिल्डिंग के मेंटेनेंस पे लगाते हैं। जैसे कि आशीष जी ने कहा अभी कि वो बिल्डिंग को मेंटेन करते हैं। देयर इज 2 एस्पेक्ट्स उन्होंने बता दिए, एक सर्विस एंड देन देयर इज एन जो लाइसेंस, जो इंश्योरेंस वगैरह लेने हैं बिल्डिंग के, और जो DG सेट्स और इनको मेंटेन करना है, 2 अलग चीज़ें। तो वैसे भी रेरा में देयर इज एन डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड ऑफ 5 years। अगर कोई बिल्डिंग में क्रैक्स हैं, कोई भी किसी भी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई दिक्कत है, तो उसको 5 साल के लिए तो बिल्डर लायबल है ही, वो चाहे अफोर्डेबल हो चाहे लग्जरी प्रोजेक्ट हो। बट अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में स्पेसिफिकली 4% का कमर्शियल मार्जिन इनको दिया गया था। कमर्शियल कंपोनेंट जो डेवलप करेंगे उसे अब कोविड के बाद बढ़ा के 8% कर दिया, और इन्हें वो मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी चाहिए। एंड देयर आर सेवरल ऑर्डर्स फ्रॉम द रेरा कोर्ट एज वेल कि वो मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट होगी 5 साल के लिए, और RWAs फॉर्म हो सकती हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में बिफोर दैट पीरियड, बट जो हैंडओवर होगा कॉमन एरिया का वो 5 साल के बाद लिया जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्योंकि समय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और समाप्ति की तरफ हमारा कार्यक्रम है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।